कश्मीर में चुनावी शोर चरम पर है। हर पार्टी, हर नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। इस वक्त कश्मीर सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बना हुआ है। इसलिए हमने अपनी पहली किश्त में कश्मीर की कहानी सुनाई थी कि कैसे हिंदू बहुल राज्य होने के बाद भी कश्मीर में मुसलमानों का राज कायम हुआ और कैसे एक सनकी बादशाह ने खुलेआम कत्लेआम मचाया कि डल झील का पानी भी लाल हो गया। आज हम कश्मीर से जुड़ी दूसरी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे शेख अब्दुल्ला के परिवार की कहानी। बताएंगे कि जिनके पूर्वज ब्राह्मण थे तो वो कैसे मुसलमान बने, क्यों अब्दुल्ला परिवार राजनीति में उतरा, सत्ता के लिए कैसे बहन बहनोई ने मिलकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराई और कौन से वो हालात थे जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बड़ा बेटा अपने बाप से भिड़ गया। ये कहानी शुरू होती है झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर के सौरा इलाके से, जहां बाल मुकुंद कौल नाम के एक शख्स ने सूफी मीर अब्दुल रशीद बैहाकी से प्रभावित होकर इस्लाम अपना लिया। ये बाल मुकुंद कौल कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के मुखिया थे। इनका जिक्र जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब आतिशे चिनार में कुछ यूं किया है। शेख अब्दुल्ला के मुताबिक उनके दादा बाल मुकुंद कौल सप्रू गोत्र के कश्मीरी पंडित थे, जिन्होंने सूफी मीर अब्दुल रशीद बैहाकी से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल किया और उन्होंने अपने बेटे का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम रखा। इन्हीं शेख मोहम्मद इब्राहिम के घर साल 1905 में अपने पिता के इंतकाल के महज 2 हफ्ते पहले एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम शेख अब्दुल्ला रखा गया। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे शेख अब्दुल्ला ने शुरुआत में अपनी पढ़ाई के साथ अपनी पुश्तैनी शॉल की दुकान पर भी काम किया, लेकिन 25 साल की उम्र में जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर वापस कश्मीर लौटे तो कश्मीर में डोगरा शासन के वक्त कश्मीरी मुसलमानों के हक के लिए एक्टिव हो गए। इसी दौरान 1932 में चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी, जिनका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया। शेख अब्दुल्ला इस पार्टी से जुड़े और अपने लीडरशिप स्किल से फेमस हो गए। 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने शेख को उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू से मिलवाया। शेख ने बताया कि धर्म को लेकर उनके विचार नेहरू से मिलने के बाद ही बदले। इसे शेख पर नेहरू का असर ही कहेंगे कि साल 1938 24 जून को शेख ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया था। नाम बदलते ही पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिमों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी जुड़ने लगे। वहीं नेगेटिव इंपैक्ट ये रहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलते ही चौधरी गुलाम अब्बास और मीर वाइज यूसुफ शाह जैसे मुस्लिम नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बगावत कर ली। 1947 में जब देश बंटवारे के दौर से गुजर रहा था तब कश्मीर के सामने एक बड़ा सवाल था कि किस ओर रुख किया जाए। कश्मीरी पत्रकार बशारत पीर अपनी किताब कर्फ्यू नाइट में लिखते हैं कि विलय पर आधारित फैसला लेने के लिए जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली से कुछ समय मांगा था। हालांकि शेख अब्दुल्ला 2 राष्ट्र सिद्धांत के जरिए पाकिस्तान बनने का विरोध कर रहे थे। इसकी वजह से वो कट्टर मुस्लिम नेताओं के निशाने पर आ गए। शेख ने धर्मनिरपेक्ष भारत के भीतर जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जे का समर्थन किया था। लेकिन इससे पहले कि अक्टूबर 1947 में कश्मीर पाकिस्तान या भारत में मिलने पर कोई फैसला करता, तब तक पाकिस्तान सेना के समर्थन से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर रियासत का विलय भारत में करने का फैसला लिया। वहीं अब तक नेहरू के दोस्त बन चुके शेख अब्दुल्ला ने भी इसका समर्थन किया। अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली और कश्मीर के बीच पुल की तरह मानते थे। इसलिए साल 1947 में हरी सिंह पर दबाव बनाकर उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिया। आजादी के बाद भी राज्य से जुड़ा कोई फैसला लेना हो तो नेहरू शेख अब्दुल्ला से बात जरूर करते थे, लेकिन जल्द ही ये सब बदल गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व वकील और लेखक एजी तौरानी अपनी किताब 370A कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि साल 1953 को कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को पद से हटाकर बख्शी गुलाम मोहम्मद को उनकी जगह प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसके अलावा द ट्रिब्यून के एक आर्टिकल में कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव रहे वल्लभा बालचंद्रन लिखते हैं कि शेख अब्दुल्ला को भारत सरकार विरोध गतिविधियों की वजह से प्रधानमंत्री पद से हटाने पर तुली थी, क्योंकि वे कई मौकों पर कश्मीर को आजाद देश बनाने की बात करने लगे थे। शेख अब्दुल्ला की बेटी खालिदा उनके काफी करीब थी, लेकिन जब राजनीतिक विरासत सौंपने की बात आई तो शेख ने बड़े बेटे फारूक को चुना। जयपुर से MBBS की पढ़ाई करने के बाद 1965 में फारूक डॉक्टरी की प्रैक्टिस के लिए लंदन चले गए। उन्होंने एक ब्रिटिश महिला से शादी कर ली, वहां की नागरिकता भी ले ली। वहीं साल 1975 में पारिवारिक वजहों से फारूक को कश्मीर लौटना पड़ा।
करीब 6 साल बाद यानी कि 1980 में शेख अब्दुल्ला ने फारूक को श्रीनगर सीट से टिकट दिया और फिर अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान भी अपने बेटे के हाथ में सौंप दी। सितंबर 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया। इसके बाद पार्टी और राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए फारूक अब्दुल्ला और उनकी बहन खालिदा और बहनोई के बीच सियासी जंग छिड़ गई। फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने 12 विधायकों के समर्थन के साथ 1 जुलाई को राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा को चिट्ठी लिखी और सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन जगमोहन ने जब सरकार बर्खास्त करने का पत्र फारूक को दिया तो फारूक ने उनसे विधानमंडल बुलाकर सदन के पटल पर बहुमत की परीक्षा कराने की मांग की। लेकिन इंदिरा गांधी ने फारूक की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 2 जुलाई की शाम ही कांग्रेस और अन्य के समर्थन से गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं साल 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला राजनीति में शामिल हो गए। 1998 में फारूक ने बेटे उमर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट देकर लोकसभा चुनाव भी लड़वाया। चुनाव में जीतकर उमर केंद्र में मंत्री बन गए। 2002 में फारूक ने उमर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 5 जनवरी 2009 को कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाई। उमर के नाम देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी है। वहीं शेख अब्दुल्ला की चौथी पीढ़ी राजनीति में एंट्री करते नजर आ रही है, क्योंकि 25 अप्रैल 2024 को श्रीनगर में पार्टी उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने के दौरान उमर और फारूक के साथ उमर के दोनों बेटे यानी कि जहीर और जमीर भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों ने पिता के समर्थन में बारामूला में चुनाव प्रचार भी किया था, जिसे दोनों भाइयों का राजनीति में एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये दोनों भी अपने पारिवारिक विरासत को संभालते हैं या फिर किसी और पेशे में हाथ आजमाते हैं। कश्मीर से जुड़ी आज की इस पेशकश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर रूबरू होंगे एक नए किस्से के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।